अंडरग्राउंड दिवाली चोर। सीतापुर नाम के गांव में धनु नाम का एक चोर अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां धनु के चोरी करने की आदत से बहुत परेशान रहती थी। धनु अभी अभी जेल से रिहा होकर गांव वापस आया था। उसे देखकर मां कहती है, देख धनु, वापस गांव आया है, लेकिन तूने अपनी चोरी की आदतें नहीं सुधारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मां, आज के बाद मैं कभी नहीं चोरी करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। ऐसे कई वचन तूने दिया है और तोड़ भी दिए हैं। अगर इसके बाद कुछ किया तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुझे इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। माँ, ऐसा समय मैं कभी नहीं आने दूंगा। मैं आज से ही ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसा कहकर धनु घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चलता रहता है। वो सोचता है, इस बार तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि किसी को पता भी ना चले और मेरी चोरी का काम भी अच्छे से हो, मुझे कोई पकड़ ही ना सके। ऐसा सोचकर धनु गांव में घूमता रहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। अरे, हमारे गांव में तो एक भी पटाखे की दुकान नहीं है। मैं नाम के लिए पटाखों की दुकान शुरू करता हूँ और पटाखे खरीदने आए हुए लोगों को फ्री में बेहोशी वाली मिठाई देता हूँ और रात को उन्हें लूट लेता हूँ। ऐसा सोचकर धनु एक पटाखे की दुकान चालू करता है और उसी दुकान के नीचे एक अंडरग्राउंड गोदाम भी बनाता है। फिर दूसरे ही दिन गांव का जमींदार और पत्नी साथ में उसकी दुकान पर आते हैं। उसकी पत्नी ढेर सारे गहने पहनकर होती है। ये देखकर धनु की आंखों में चमक आ जाती है। जमींदार धनु से कहता है, अरे धनु, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तुम। चलो जल्दी से मुझे पटाखे निकाल कर दो। जी जमींदार जी, अभी देता हूँ। धनु उन्हें पटाखे निकाल कर देता है और साथ में एक नए काम की शुरुआत कहकर एक मिठाई का बक्सा भी देता है। जमींदार जी, ये मेरी तरफ से आपको दिवाली की मिठाई। ऐसे ही धनु जो भी दुकान में धनी इंसान आता है उन्हें मिठाई का बक्सा देता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि उस मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाई है। सभी रात को मिठाई खाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर रात को धनु जमींदार के यहाँ जाता है और सब बेहोश हुए देखकर उनके घर में वो चोरी कर लेता है। सारे गहने और रुपए चुरा कर वो सारा माल अपने अंडरग्राउंड कमरे में छुपा देता है। फिर दूसरे आदमी के घर जाकर वहां पर भी चोरी करके सारे गहने और रुपए उसी अंडरग्राउंड में छुपा देता है। दूसरे दिन जमींदार परेशान होता है कि उसके घर में चोरी हुई है। वो पुलिस के पास जाकर सब बता देता है और कहता है, मुझे धनु पर ही शक है इंस्पेक्टर साहब, उसी ने ये चोरी की है। ये सुनकर पुलिस धनु के घर की और दुकान की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इंस्पेक्टर साहब, ये काम मैंने छोड़ दिया है। अब मैं ईमानदारी की कमाई कर रहा हूँ। और यही तुम्हारे लिए सही है बेटा, लेकिन अगर इसके पीछे तुम्हारा कोई हाथ दिखा तो समझ लेना तुम्हारी कोई खैर नहीं। ऐसा कहकर पुलिस और जमींदार वहां से चले जाते हैं। इधर धनु मन में ही हंसता है, अरे मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये सब धनु की माँ देखती है और उसे धनु पर और भी शक होने लगता है। वो धनु पर नजर रखने लगती है। लक्ष्मी पूजन का दिन आता है। धनु रात को पूरे गांव में जितने अमीरों के घर होते हैं वहां पर चोरी करता है और सारा माल लेकर अपने अंडरग्राउंड हाउस में रखने जाता है। धनु की माँ उसने चोरी किया हुआ सारा सामान दुकान के अंडरग्राउंड हाउस में छुपाते हुए देख लेती है। माँ को सब समझ आ जाता है और वो दूसरे दिन सुबह ही पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। माँ कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये सारी चोरियां मेरे बेटे ने ही करी है। आइए, मैं आपको वहां पर ले चलती हूँ। पुलिस धनु और उसकी माँ को लेकर दुकान के अंडरग्राउंड हाउस में जाती है और वहां देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहां पर धनु ने चोरी किया हुआ और भी सामान होता है। पुलिस धनु को पकड़ लेती है। चलो मिस्टर धनु, खत्म हो गया तुम्हारा खेल। ऐसा कहकर पुलिस धनु को पकड़कर जेल में डालती है और माँ भी धनु को हमेशा के लिए घर से निकाल देती है। हरिपुरम नाम के गांव में राजनाथ और रामनाथ नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों के पास पिता की दी हुई जायदाद थी। इन दोनों में से राजनाथ बड़ा था
वो बहुत ही लालची था। जबकि रामनाथ छोटा था और बहुत ही भोला था। राजनाथ अपने पिता की दी हुई जायदाद में से एक घर और एक दूध देने वाली गाय अपने लिए रख लेता है और भैंस रामनाथ को दे देता है। रामनाथ अपने भाई के आगे एक भी बात नहीं करता था। वो भैंस को लेकर उसे चराने के लिए जंगल ले जाता है। ये देख उस गांव का आदमी रामनाथ से कहता है, क्यों रामनाथ, तेरे भाई ने तुझे धोखा देकर घर और दूध देने वाली गाय दोनों ही ले ली और तुझे किसी भी काम में न आने वाली ये भैंस हाथ में थमा दी। इसका तुम क्या करोगे? इसे चारा खिलाना भी बेकार है। तू बहुत ही भोला है। क्या करूं? भैया के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही मेरी मदद करें। ये कहकर रामनाथ भैंस को जंगल में एक स्वामी जी के आश्रम के पास चारा खिला रहा था। उस आश्रम के स्वामी जी ये देखकर उस भैंस को चारा डालते हैं। उसके चारा खाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं कि तभी वो भैंस एक जादुई भैंस में बदल जाती है। उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। वो कुछ भी कर सकती है। वो हवा में उड़ सकती थी, गायब हो सकती थी, जितना भी चाहे वो वजन उठा सकती थी। भैंस को वैसे बदलते हुए देख रामनाथ सोचता है कि उससे कुछ रोजी रोटी कमाकर कुछ पैसे जोड़ लिए जाएं। एक बार गांव में एक ट्रक गड्ढे में फंस जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए इस भैंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रक को भैंस जोर से खींचकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह गांव में बाढ़ आने की वजह से गांव के लोग नदी पार करने के लिए भैंस की मदद लिया करते थे। भैंस उन्हें हवा में उड़ाकर नदी के उस पार बहुत ही सुरक्षित छोड़ देती थी। लोग भैंस को एक रस्सी बांधकर उसकी मदद से हवा में उड़ा करते थे। इस तरह भैंस के जादू को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित होते थे और रामनाथ की तारीफ किया करते थे। ये सब राजनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजनाथ रामनाथ के पास आता है और कहता है, ये हमारे पिता की दी हुई संपत्ति है, इसके इस्तेमाल में मेरा भी हिस्सा है। तुम अकेले ही गांव में अच्छा नाम कमा रहे हो, तो मैं क्यों चुप रहूं? ये क्या कह रहे हो भैया? तुम ही ने तो घर और दूध देने वाली गाय अपने पास रख ली और ये भैंस मुझे दे दी। अब आकर ऐसे क्यों बात कर रहे हो? 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम मेरे आगे जुबान चला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये कहकर राजनाथ वहां से चला जाता है और उस रात को रामनाथ के घर भैंस चुराने जाता है। दीवार से छलांग मारकर भैंस को चुराकर अपने घर ले जाता है और उसे रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध देता है और अंदर जाने लगता है कि तभी एक आवाज आती है। राजनाथ उस आवाज को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। वो भैंस की ओर देखता है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो आवाज भैंस से आई थी। राजनाथ आश्चर्यचकित होता है। तब भैंस राजनाथ से कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ को भोला बनाकर तुमने अपने पिता की जायदाद चुरा ली, अब मुझे भी चुरा के यहाँ लाए हो? तुम जैसे इंसान का क्या करें? ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे पिता की संपत्ति का हिस्सा ही तो हो, तो तुमसे जो भी मिलेगा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तुम लालची किस्म के इंसान हो। तुम्हारे भोले भाई को तुमने दुख दिया है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर भैंस एकदम से रस्सी तोड़कर राजनाथ की जमकर धुलाई करके रामनाथ के घर चली जाती है। इस पिटाई से राजनाथ की अक्ल ठिकाने आ गई। उसके लालच से जानवरों को भी गुस्सा आता है। ये समझकर वो अपने भाई से अच्छे से पेश आने लगता है
और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताने लगता है। लालच बुरी बला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।